जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामने क्वेश्चन। है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्राक्षस लिखा था। आपसे पूछा गया है कि संस्कृत नाटक मुद्राक्षस जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? याद रखना, मुद्राक्षस जो है किनके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि विशाख दत्त के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त ने मुद्राक्षस नामक नाटक लिखा है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है। आप सबको पता है कि केवल और केवल चार वेद ही हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। लेकिन इसमें पांचवा वेद जो है वह किस ग्रंथ को कहा जाता है? शिव पुराण, रामायण, भगवत गीता या फिर महाभारत। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि महाभारत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है मित्र, याद रखना। और महाभारत की रचना किसने की है? आप सबको पता होगा किसके द्वारा की गई है? वेद व्यास के द्वारा की गई। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी महाभारत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रघुवंशम संकलित किया। अब आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से ये पूछना है कि रघुवंश जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवंशम महाकाव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मित्र। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र के लेखक कौन है? श्रीहर्ष, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या फिर कालिदास। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि विष्णु शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा जी जो हैं ये पंचतंत्र के लेखक हैं। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं विष्णु शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सबको बताना है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। और आप सबको पता होगा कि सोमनाथ मंदिर को लूटा किसने था? तो 1024 ईस्वी में महमूद गजनबी ने लूटा था। ठीक है, उसके बाद वो अपने राज्य गजनी चला गया था। और यहाँ पर आप देख लीजिए, आपसे पूछा क्या गया है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में है। कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में है। और ये भी आप याद रखना कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप देख लेना मित्र। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है, ज्योतिर्लिंग। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 19/1/2017 की सब शिफ्ट नंबर थर्ड में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि तमिलनाडु के मदुरई में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तमिलनाडु के मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। विख्यात सांची स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे मित्र बता रहे हैं यहाँ पर अशोक के द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अशोक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। अगला आपके सामने कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसके बाद आप उसे अपने नोट्स में लिख लिया करें। ठीक है, तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किसके द्वारा? जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा, जिन्हें महाराजा सवाई सिंह भी कहा जाता है। तो जयपुर के जय सिंह
द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। और आपको ऑप्शन में सवाई सिंह भी देखने को मिल सकता है, राजा सवाई सिंह। तो आप इसको लेकर के भ्रमित ना होइएगा, सवाई सिंह भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राजयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि महाभारत युद्ध जो है ये कुल कितने दिनों तक चला है, बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से इसका नेम तो है कि महाभारत युद्ध चल रहा है क्या, तो लेकिन यहाँ पर आप याद रखना ये नाम तो है लेकिन ये चला था सबसे कम ही दिनों में। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें गाइस सबसे कम है 18। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 17 होगा लेकिन नहीं, 18 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, महाभारत युद्ध जो है ये 18 दिनों तक चला था। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 18 दिनों तक महाभारत युद्ध चला था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो महाभारत लिखा है वेद व्यास जी ने, उसमें गाइस वेद व्यास जी ने केवल और केवल 18 दिनों का ही वर्णन किया है। तो जो भी प्यारे भाई बहन 18 दिन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि रजिया सुल्तान जो है ये किसकी बेटी थी। आप सबको पता है कि रजिया सुल्तान जो है ये भारत की सबसे पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, और महिला मुस्लिम शासिका में रजिया सुल्तान जो है ये किसकी बेटी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि इल्तुतमिश की, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी और ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा यानी कि कोट एवं कुलाह जिसे टोपी कहते हैं पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उद्दत उल निस्सा की उपाधि धारण की। अगला आपके सामने मित्र इसका आंसर आप सबको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रजिया सुल्तान जो थी ये किस वंश से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि दास राजवंश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दास राजवंश आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सबको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया गाइस कि एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका में कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। तो वही आपका यहाँ पर भी आपका सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि रजिया सुल्तान, बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखो रजिया सुल्तान से संबंधित आपके 3-4 क्वेश्चन लिए गए हैं और यही घुमा फिराकर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका बदला नहीं जाता है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और आप इसमें भ्रमित हो जाते हो। तो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है क्योंकि गाइस आप सभी को इस बार एक सिलेक्शन लेना है। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन बनी थी। अब देखो फिर वही आपसे घुमाकर पूछा गया है। ऊपर आपसे क्या पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी, और इसमें आपसे पूछा गया कि दिल्ली की पहले महिला शासक कौन थी। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट किया गया है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र इसी प्रकार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर रजिया सुल्तान है। ठीक है, तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं रजिया सुल्तान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खानवा का युद्ध जो है ये किन किन के बीच लड़ा गया था। साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ था। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आप सभी प्यारे भाइयों से एक बार दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार आप सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए इतनी जी जान लगाकर कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको एक वर्दी दिलाने के लिए, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। मित्र लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइक करने में अगर आपसे पैसे लगते ना तो मैं आपसे कभी भी नहीं कहता कि आप लाइक कर दो, क्योंकि मैंने भी ये ठाना है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनको जितनी भी मैं उनकी मदद कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री में करूंगा। और लाइक भी आपका फ्री में ही होता है, तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। सो प्लीज आप सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। खानवा का युद्ध जो है ये किन किन के बीच लड़ा गया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे मित्र याद रखना बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। और ये भी आप याद रखना कि ये युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये किन किन के बीच लड़ा गया था, किन किन के बीच लड़ा गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा।
मेरे प्यारे भाई याद रखना 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और ये किन किन के बीच लड़ा गया था। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जो है ये गाइस इब्राहिम लोदी को हरा दिए थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये कहाँ हुआ। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया कि उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर पानीपत है। लगभग आप सभी जानते होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अगर जानते हैं तो फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई आप सबको पता है कि पानीपत, सोनीपत ये सब कहाँ पर है? हरियाणा में ही है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में घटित हुआ था, ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। ये जगह कहाँ पर है पानीपत की? ये हरियाणा में है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। यूपीएसआई 1999 में यह क्वेश्चन पूछा गया है मित्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम फिजिक्स क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जीके प्लस साइंस ये दोनों के सवाल मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं, सवाल आने वाले हैं। तो आप सबको साइंस के भी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा। और गाइस ये आज सिलेबस में ही बता ही दिया गया है, आप सभी ने देखा ही होगा, जो सिलेबस में बता दिया गया कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% अनिवार्य कर दिया गया है, 50% पासिंग मार्क्स कर दिया गया है। तो आप सबको पता होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट को अब ध्यान देना होगा। ये नहीं है कि अगर आप जीके नहीं जानते हैं तो आप जीके छोड़ करके हिंदी को कंप्लीट कर लेंगे, या फिर हिंदी नहीं जानते तो आप मैथ को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट में 50% फतेह करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो मित्र यहाँ पर आपका महात्मा गांधी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित की थी? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये 1600 ईस्वी में हुई थी, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 1600। ठीक है, जो भी प्यारे भाई बहन 1600 बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि जो है ये किसका संग्रह है? कविताओं का, लघु गाथाओं का, या फिर उपन्यासों का, या फिर नाटकों का? कहने का मतलब है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी गई है, इसमें किसका संग्रह किया गया है? मेरे प्यारे मित्र याद रखना, गीतांजलि जो है ये किनके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, और गीतांजलि में कविताओं का संग्रह किया गया है। और आप ये भी याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसी रचना पर, गीतांजलि ही रचना पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनकी गीतांजलि रचना पर ही। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो जो भी मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कविताओं का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला आपके सामने कि किस किस काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? और आप सबको ये भी पता होगा कि जो बंगाल विभाजन है ये किनके द्वारा रद्द किया गया था? तो आप सबको पता है कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। क्योंकि मेरे प्यारे मित्र ये जो दिल्ली दरबार है ये कब आयोजित किया गया था? तो ये 1911 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1911 में आयोजित किया गया था, और इसी दिल्ली दरबार में जो राजधानी थी ब्रिटिश साम्राज्य की, उसे कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली रखने की बात कही गई थी। और इसके अलावा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही, इसी दिल्ली दरबार में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग। जो भी मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन है कि काबुली वाला पुस्तक लिखी गई है। आप सबको पता होगा कि काबुली वाला आपने पढ़ा भी होगा। इसमें क्या होता है कि
एक व्यापारी आता है और वो मूंगफली, बादाम कच्चे और मतलब बेचता रहता है सूखे फल मेवे, और उसमें एक छोटी बच्ची होती है मिनी। तो वो गाइस उसे अपनी बेटी मान करके उससे प्रेम करने लगता है, ठीक है। और उसे अपनी बेटी मानने के साथ साथ जब उसका शादी करने का समय आता है तब वो गाइस उसकी शादी में भी सहयोग करता है, ठीक है। और उसके बाद वो अपने अफगानिस्तान जाने की बिल्कुल मन नहीं करता है, फिर भी उसे जाने के लिए वहाँ पर गाइस जाना पड़ता है, क्योंकि उसके जो अफगानिस्तान में घर है ना, उसमें कुछ समस्या हो जाती है। हालांकि आपने पढ़ा होगा गाइस, मैंने पढ़ा तो थोड़े बहुत याद था, मैंने बता दिया। तो काबली वाला पुस्तक किसने लिखा है, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने कि बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। और आप ये भी बताएंगे गाइस कि जो बम्बई और ठाणे के बीच जो ये रेल है, ये किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। याद रखना, किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, डलहौजी के शासनकाल में। इसीलिए रेलवे का जनक जो है ये डलहौजी को माना जाता है। और मेरे प्यारे मित्र याद रखना, ये कब बिछाई गई थी, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई और ठाणे के बीच सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और ये जो गाइस रेल चली थी, ये मात्र 14 डिब्बे की थी, ठीक है, मात्र 14 डिब्बे की थी। और ये कुल 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ये रेल जो है केवल और केवल पहली बार में 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मात्र ये केवल और केवल 14 डिब्बों वाली थी। किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से कहाँ के बीच, बम्बई और ठाणे के बीच। पूरा आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, डलहौजी ने ये इनकार कर दिया था। उन्होंने बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब को, गाइस जो मतलब नाना साहेब हैं, वो बाजीराव के दत्तक पुत्र को मानने से इनकार कर दिए थे। क्योंकि आप सबको पता है कि हड़प नीति जो है ये डलहौजी के द्वारा ही लागू की गई थी। और इस हड़प नीति में ये कहा गया था कि अगर किसी भी राज्य में उत्तराधिकारी नहीं रहता है तो वह राज्य जो है वह ब्रिटिश के अधीन हो जाएगा। तो जो बाजीराव थे उन्होंने दत्तक पुत्र नाना साहेब को लिया था, लेकिन जो डलहौजी था इसे मानने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा कि बाजीराव नाना साहेब के दत्तक पुत्र जो हैं वो बाजीराव के हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, डलहौजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन अब क्वेश्चंस को कंप्लीट करने से पहले आप सबको बता दें, तेरी किस्मत तेरे हाथों में है, ये लकीर बस नाम की है। इरादे और मेहनत सही हो तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, कि आप सबको पता होगा गाइस कि ईश्वर ने भी किस्मत से पहले आपके मेहनत लिखी है। कहने का मतलब है आप सबको पता है कि हाथों की लकीर पर कुछ लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां होती हैं। और इसीलिए ऊपर वालों ने उंगलियां सबसे पहले बनाई है कि आपको अपनी किस्मत के लिए पहले मेहनत करना होगा, अपनी इस तकदीर को और अच्छे करने के लिए पहले मेहनत करना होगा। इसीलिए आगे उंगलियां बनाई गई हैं, ताकि आप अपने इन हाथों से अच्छी अच्छी मेहनत करके अपनी तकदीर खुद संवार सके। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई लिखा गया है कि तेरी किस्मत तेरे हाथों में है, यह लकीर बस नाम की है। इरादे और मेहनत अगर सही है तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। और यही बात आपकी वर्दी पाने की है कि अगर आपके अंदर जज्बा और हौसला है, और अगर आप इस हौसले को लगातार ऊर्जा दे रहे हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको वर्दी दिलाने से रोक सके। तो मेरे प्यारे भाई आप जी जान लगाकर तैयारी कीजिए, रुकना आपको बिल्कुल भी नहीं है जब तक आप सबको वर्दी मिल ना जाए, जब तक आप सबको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो ना जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको इस बार वर्दी जरूर मिलेगी। और मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से एक बार फिर से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी कुछ भी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। अगर नहीं अच्छी लगती है तो मत करो, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दो। ऐसे ही क्लास ना देखो, आपके एक लाइक से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है मेरे प्यारे भाई।
आइए हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम में संचरित नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम में संचरित नहीं किया जा सकता। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, इसमें ध्वनि तरंगे जो हैं ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, इसीलिए कहा जाता है कि ध्वनि जो है ये निर्वात में विचरण नहीं कर सकती। तो जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं ध्वनि तरंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखो जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना, ये थोड़े ही इसके लैंग्वेज चेंज किए जाते हैं, ना कि गाइस क्वेश्चन का टाइप। क्वेश्चन आपका वही रहता है लेकिन इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है, आप उसमें भ्रमित हो जाए। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी घुमा पढ़ाकर पूछे जा सकते हैं, मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि उसी प्रकार में क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊं, ताकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पर टपके और आप उसका ऑपरेशन कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बिल्कुल अच्छे से एग्जाम को क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, क्यों? आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, आखिर क्यों? सूर्य से निकलने वाली अवरक्त विकिरणें तो निकलती ही नहीं है, पहली बात। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें हमारे दृष्टि पटल को जला देती हैं। क्या यह बात सही लिखी गई है? बताएंगे आप सभी, क्या यह बात सही लिखी गई है? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें जो हैं ये हमारे दृष्टि पटल को जला देती हैं, इसीलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक माना जाता है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? अब देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुना जा सकता है, इसीलिए इस ध्वनि को क्या कहते हैं आप सब बताएंगे। देखो आवृत्ति का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? हर्ट्ज होता है, इसीलिए इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को श्रव्य ध्वनियां कहते हैं मेरे प्यारे भाई। याद रखना आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, श्रव्य ध्वनियां कहा जाता है, ठीक है। और अगर 20 हर्ट्ज से अधिक हो जाती है तब उसे कहा जाएगा प्राश्रव्य ध्वनियां। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब है कि एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाएगा। देखो यक्स किरण का तो केवल और केवल प्रयोग किया जाता है एक्सरे करवाने में। आप सबको पता होगा एक्सरे यानी यक्स किरण का प्रयोग केवल और केवल एक्सरे करवाया जाता है। जैसे कि जब हड्डी डैमेज हो जाती है, अस्थियां डैमेज हो जाती हैं, तब उसी की जांच के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। जबकि एमआरआई मशीन जो है गाइस, ये पूरे शरीर की जांच कर देती है कि कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है आपके शरीर में। तो एमआरआई के द्वारा कौन सी तरंगे जो हैं ये प्रयोग की जाती हैं? तो जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चुंबकीय तरंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। चुंबकीय तरंग जो है ये एमआरआई मशीन के द्वारा प्रयोग की जाती है। अगला आपके सामने कि चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? आपसे ये पूछा गया कि चमगादड़ जो है ये किस कारण से अंधेरों में भी उड़ सकते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन आपसे दिया गया कि वह अंधेरों में नहीं है, तो बिल्कुल उनकी टांगे कमजोर होती हैं, वह रोशनी की कौंध, कौंध का मतलब भी गलत है, वह प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक भी आवृत्तियों को चमगादड़ सुन सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि वह प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। जो भी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी जो है ये किस प्रकार के लेंस में प्रयोग किया जाता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि कम फोकस वाला उत्तल लेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है आपके सामने कि मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किस लेंस के प्रयोग से? अब आपसे यहाँ पर कहा क्या गया मेरे प्यारे मित्र, याद रखना निकट दृष्टि दोष कहा गया। और निकट दृष्टि दोष जो है ये किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं सही अवतल लेंस का प्रयोग करके मानव की आंख में निकट दृष्टि को
ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी के द्वारा बिल्कुल सही होगा। और दूरदृष्टि दोष जो है ये उत्तल लेंस के प्रयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर आइंस्टीन? फटाफट आंसर देंगे। प्रकाश का वेग जो है ये सबसे पहले किसने मापा था? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। प्रकाश का वेग जो है ये निर्वात में सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। और प्रकाश का वेग सबसे पहले किनके द्वारा मापा गया था? तो रोमर के द्वारा मापा गया था। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं रोमर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, सूर्य की ऊष्मा जो है ये पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। और कितनी देर में पहुंचती है? तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 8 मिनट 16, तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 8 मिनट 20, तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 8 मिनट 18 सेकंड भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के अगर सेकंड में बात की जाए तो 400 सेकंड तक की आपकी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो है ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? मेरे प्यारे मित्र याद रखना, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो है ये प्रकाश का परिक्षेपण होता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का परिक्षेपण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व कैसा होता है? तो जब जल यानी कि पानी हिमांक हो जाएगा, हिमांक जब हो जाता है तो उसकी डेंसिटी जो है ये कैसी होती है? घटती है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि घटता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोई एक पतीला है और उस पतीले में पानी भरा हुआ है, और अगर उस पानी में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए और वह बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए तो उसमें परिवर्तन क्या आएगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होता है मित्र, समान रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी समान रहेगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? इसी प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब आप बंदूक चलाते हैं तो वो बंदूक जो है वो आपको झटका क्यों देती है? उसी पर यह आधारित है कि एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है। ऊर्जा का संरक्षण यहाँ पर लागू होगा, या फिर उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगने से, या फिर न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन्हें सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है मेरे प्यारे मित्र? याद रखना, न्यूटन की गति का तीसरा नियम के कारण एक तोप जो है या बंदूक जो है ये हमें पीछे की ओर झटका देती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की ध्वनि प्रदूषण या फिर ध्वनि स्तर की यूनिट क्या है? डेसिबल, डेसिमल या फिर पीपीएम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई याद रखना यहाँ पर डेसिबल होगा, ना कि डेसिमल। डेसिबल जो है ये ध्वनि प्रदूषण की यूनिट होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए डेसिबल होगा मित्र, याद रखना डेसिबल होगा। अगला आपके सामने कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं किस प्रकार की ऊर्जा को किस ऊर्जा में? अब आपसे कहा क्या गया कि जल खींचने वाले विद्युत पंप, मेरे मित्र यहाँ पर क्या लिखा गया है? विद्युत। इसीलिए हम विद्युत पंप के द्वारा विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। ए आंसर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सेकंड लोलक के काल अवधि कितनी है? सेकंड लोलक की काला अवधि कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है, फटाफट आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
मेरे प्यारे मित्र याद रखना, एक पेंडुलम की कालावधि जो होती है या 2 सेकंड होती है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं 2 सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। जो भी मेरे प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। और इस क्लास की पीडीएफ जो है मेरे प्यारे मित्र, क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। यानी कि जो चैनल का नेम है सीधा आप जाकर के टेलीग्राम पर वही सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। मैं लिंक भी नीचे दे देता, लेकिन गाइस लिंक देने से कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि लिंक लगभग यही कहती है दिस साइट कैन नॉट बी रीच। तो आपकी वह लिंक प्रॉपर वर्क नहीं करती है। मेरी ही नहीं, किसी भी टेलीग्राम चैनल के लिंक काम नहीं करती क्योंकि टेलीग्राम की लिंक हमेशा वर्क नहीं करती है। इसीलिए अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं विद आंसर के साथ तो आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी मेहनत आप सबको कैसी लगी? आप सभी प्यारे भाई बहन एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो कुछ भी आपको लगी हो कमेंट में जरूर बताना। और आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही, लेकिन आप सबको बता दें मेहनत करते रहना मेरे प्यारे भाई, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप सबको आपके लक्ष्य अपनी वर्दी मिल न जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, पूरी जी जान और पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना है। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।